साल 1995 से लेकर 2010 के बीच पैदा होने वालों को जेन जी कहा जाता है। इन लोगों के पास आने वाली जनरेशन पर असर डालने की ताकत है। तो अगर आप भी एक जेन जी हो तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश का फ्यूचर आपके हाथ में है। बुरा मत मानना, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आओ बताता हूं। 1901 से लेकर आज तक की बात करें तो करीब 7 जनरेशंस आ चुकी हैं। जैसे कि 1901 से लेकर 1927 तक ग्रेटेस्ट जनरेशन, फिर साइलेंट जनरेशन, फिर बेबी बूमर्स, फिर जनरेशन एक्स, उसके बाद मिलेनियल्स जो कि मैं हूं, फिर उसके बाद जेन जी और फाइनली उसके बाद जनरेशन अल्फा। 1901 से 1945 के बीच इस दुनिया ने बहुत मुश्किल समय देखा। द ग्रेट डिप्रेशन आया, 2 वर्ल्ड वॉर्स भी इसी दौरान हुए। कई देशों में आजादी की लड़ाइयां चल रही थी तो कहीं सिविल राइट मूवमेंट्स चल रहे थे। यानी कि जो ग्रेटेस्ट जनरेशन थी उसने बहुत मुश्किल समय का सामना किया था। और कहते हैं ना कि मुश्किल समय मजबूत लोगों को पैदा करता है, तो हुआ भी यही। उस समय इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मजबूत बने और उन मजबूत लोगों ने हमें बहुत शानदार विरासत सौंपी, हमारे लिए आसान समय बनाया। इसलिए ही आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। इस वजह से ही जेन जी को छोटी उम्र में ही टेक्नोलॉजी मिल गई और एक आसान जिंदगी मिल गई। 20 साल पहले मुश्किल से 3.5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, जबकि आज 500 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं। इसमें भी 75% वो लोग हैं जो साल 2000 के बाद पैदा हुए हैं, यानी कि जेन जी, यानी कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग। 97% जेन जी ने अपनी लाइफ में एक ना एक सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल जरूर किया है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या बात है, जेन जी कितने इंटेलिजेंट है, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन आई एम सॉरी टू से मामला बिल्कुल उल्टा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेन जी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अंधेरे में है। 70% टीनेजर्स का यह मानना है कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम से, 36% लोग डिप्रेशन और 29% लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं और 58% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। और ये बातें किसी एक सर्वे की नहीं है, कई अलग अलग सर्वेज इन बातों को साबित कर चुके हैं। ये नंबर्स किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। शायद इसीलिए पिछले कुछ टाइम में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेन जी के मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात हो रही है। हर कोई उन्हें एक डूम्ड, पर्पसलेस और बर्बाद जनरेशन कह रहा है, पर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में हमारी फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर अंधेरे में है या फिर ये बदलती हुई दुनिया का न्यू नॉर्मल है? तो जेन जी जिनके लिए लाइफ काफी आसान है, ना कोई वॉर्स, ना किसी तरह की गुलामी और हाथों में टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन कहीं यही टेक्नोलॉजी इनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिजरी तो नहीं बन गई? आइए देखते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी ही जेन जी की लाइफ की सबसे बड़ी विलन है या फिर प्रॉब्लम की जड़ कुछ और। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जेन जी से जुड़े ऑलमोस्ट हर पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश की है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो या हुकअप कल्चर हो, और उनके हर प्रॉब्लम को उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझने और सॉल्व करने की भी कोशिश की। तो अगर आप एक जेन जी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, तैयार हो तो कमेंट भी कर देना आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। नंबर 1, सोशल मीडिया द एनिमी इन डिस्गाइज। वैसे तो सोशल मीडिया की शुरुआत 1973 में ही हो गई थी, जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के डेव वॉली और डगलस ब्राउन ने टॉकोमेटिक नाम का चैट सिस्टम बनाया था। लेकिन लोगों के बीच सोशल मीडिया का क्रेज 2004 में ऑरकुट, फ्लिकर, फेसबुक और स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद बढ़ा। इस क्रेज को बूम पर लाया 2005 में यूट्यूब के लॉन्च ने। उसके बाद तो मानो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बारिश सी हो गई। एक तरफ मोबाइल फोन दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ 3G, फिर 4G और अब 5G नेटवर्क से आ जाने से सोशल मीडिया ने घर घर में एंट्री ले ली। क्या गांव, क्या शहर, हर किसी के हाथ में आज स्मार्टफोन है। हर कोई सोशल मीडिया का कोई ना कोई ऐप यूज कर रहा है। वैसे तो इन प्लेटफॉर्म्स को लोगों को कनेक्टेड रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आयरनिकली ये लोगों को एक दूसरे से दूर और अकेला कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो दूर हैं उनसे कनेक्ट होने के चक्कर में जो पास हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वर्चुअल कनेक्शंस को रियल कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 60% जेन जी किसी से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनका 70% कन्वर्सेशन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू होता है। उन्हें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की आदत ही नहीं है, और ये ट्रेंड केवल पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उनके काम को इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए कई वर्किंग एजेंसीज ये मानती हैं कि जेन जी के साथ काम करना काफी मुश्किल होने वाला है। उनका कहना है कि अपने स्किल सेट के इस्तेमाल में तो जेन जी पुरानी सभी जनरेशन से आगे रहते हैं, लेकिन जब बात पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप
और फेस टू फेस कम्युनिकेशन की हो तो वो हमेशा आपको बचते हुए मिलेंगे। शायद इसलिए इस जनरेशन में गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांसिंग बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। गिग इकोनॉमी में फ्रीडम तो है पर इनस्टेबिलिटी भी है और कई जेन ज़ी इसी इनस्टेबिलिटी और प्रेशर में काम कर रहे हैं। इस इनसिक्योरिटी को और बढ़ाने का काम किया है दुनिया में बढ़ते मटेरियलिज्म ने, जो कि फिर से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ही देन है। दरअसल सोशल मीडिया ने हमारे चारों तरफ एक ऐसा हाइपर रियल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है कि हम हर एक चीज को उसकी एक्चुअल वैल्यू की जगह उसकी विजुअल वैल्यू से जज करते हैं। हाइपर रियलिटी टर्म को पहली बार फ्रेंच फिलोसोफर जीन बाउड्रिलार्ड ने कॉइन किया था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। ये कुछ ऐसा है कि आप कार लेने जाओ और केवल उसके ब्रांड लोगो और कलर को देख कर ले लो, जबकि उसकी रियल वैल्यू तो उसके इंजन में है। और आजकल हर जगह यही हो रहा है। हम लोगों को उनकी क्वालिटीज और स्किल्स के लिए नहीं बल्कि उनके कपड़े, उनकी गाड़ी और उनके लुक्स के लिए प्रेज करते हैं। ऐसे में दुनिया मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक और लेस इमोशनल होती जा रही है। एक क्लिक में आपके पास दुनिया की सारी बेस्ट चीजों का एक्सेस होता है। आप देख सकते हो कि बेस्ट कार कौन सी है, बेस्ट पार्टनर कैसा होना चाहिए, बेस्ट पेरेंट्स कैसे होने चाहिए। और फिर जब आप स्क्रीन हटाकर देखते हो तो हर चीज को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जो आपके पास है वो आपको कम सा लगने लगता है। उसे पाने के लिए फिर आप हर तरह की चीजें ट्राई करते हो, फिर चाहे वो फास्ट मनी के चक्कर में स्कैम में फंसना हो या एक महीने में लाखों कमाने का दावा करने वाले कोर्सेज के झांसे में आना। जब ये सब करने के बाद भी चीजें वैसे वर्कआउट नहीं करती हैं जैसे आपने सोची थी तो डिप्रेशन, अकेलापन और नेगेटिविटी आपके अंदर घर करने लगती है। और आज ज्यादातर जेनजीज के साथ यही हो रहा है। उन्हें इंटरनेट पर एक तरफ तो सपनों की दुनिया दिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें वहां तक पहुंचाने के नाम पर उन्हें स्वीट ट्रैप में फंसा रहे हैं। लास्ट में जेनजीज के हाथ लगती है केवल मायूसी। दोस्तों, ऐसे में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसके लिए आपको डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। 100 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर 100 मोटिवेशनल कोट्स देखने से अच्छा है कि आप एक बुक पढ़ो, कोई एक वीडियो देखो और उस पर एक्शन लो, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ होता है। केवल बैठकर कंटेंट स्क्रॉल करने से कुछ अच्छा नहीं होता। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हुए मैं इतना डीप चला जाता हूँ कि मैं केवल कंटेंट ही देखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छूट ना जाए। मैं जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ खुद को उतना ज्यादा कंफ्यूज महसूस करता हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सिलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए और मैंने हर टॉपिक पर केवल 5 रिसर्च और 5 वीडियोस देखने स्टार्ट किए। इससे मेरा काम काफी सॉर्टेड हो गया। तो मेरे हिसाब से अपने ऑनलाइन कंजप्शन को लिमिट करके आप सोशल मीडिया से होने वाले काफी सारे नुकसान से बच सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया ना केवल आपका टाइम और विल पावर वेस्ट करता है बल्कि ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी सीरियस असर डालता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग से डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे का ओवर स्टिमुलेशन होता है, जिससे ब्रेन के वो पार्ट्स डैमेज और श्रिंक होते हैं जो मेमोरी, अटेंशन और कॉग्निटिव थिंकिंग जैसे फंक्शन से रिलेटेड है। इसलिए जेनजी हमेशा कुछ नया ढूंढते हैं और किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फोकस नहीं है। ऐसे में जेनजीज के लिए अपने मेंटल हेल्थ को सेफगार्ड करना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, लैक ऑफ पर्पस, नो एम नो गेम। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक वीडियो में जापान के ओकिनावा आइलैंड के बारे में बात की थी। एक ऐसी जगह जहां लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने और सबसे खुशहाल रहने के लिए जाने जाते हैं। इसके 2 मेन रीजन है, एक इकिगाई और दूसरा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इन दोनों का होना इंसान को एक स्टेबिलिटी देता है। लेकिन आज के मटेरियलिस्टिक एज में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुपिज्म करके आर्ग्यूमेंट्स करने का नाम रह गया है। और पर्पस की बात तो छोड़ ही दो, वो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ बदल जाता है। ऐसे में लाइफ आपको स्टेबल फील ही नहीं होगी और बिना स्टेबिलिटी के मेंटल पीस अटेन नहीं किया जा सकता। आज से करीब 100 साल पहले लोगों की लाइफ काफी सिंपल थी, क्योंकि उनके लाइफ में एक ग्रैंड नैरेटिव था, यानी सिंगल बिलीफ सिस्टम जो था रिलीजन। लोग अलग अलग फॉर्म्स में गॉड को मानते थे और उनकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं उसी पर बेस्ड थी। मिड 90s में आते आते साइंस ने अपने पंख पसारे और लोग चीजों को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझने लगे। यानी अब ग्रैंड नैरेटिव के 2 टुकड़े हो चुके थे। कुछ लोग स्टिल रिलीजियस पाथ पर थे और कुछ लोगों के लिए गॉड की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी। फिर दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की एंट्री हुई। वैसे तो पॉलिटिक्स हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा रही है, पर रेडियो और टेलीविजन के आने के बाद ये लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गई और इस तरह से पैदा हुआ नेशनलिज्म। उसके बाद कम्युनिज्म, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट जैसे कई और नैरेटिव्स जुड़ते गए।
सोशल मीडिया से पहले ये नैरेटिव्स केवल लोकल लेवल पर वर्क करते थे, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आम लोगों की लाइफ में आया, लोगों के सामने एक क्लिक पर हजारों अलग अलग थिंकिंग्स और नैरेटिव्स आने लगे। ऐसे में कौन सही कौन गलत ये तय कर पाना जेनजी को मुश्किल लगने लगा। हर रोज एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया नैरेटिव। ऐसे में इस जनरेशन के लिए खुद को लॉस्ट और पर्पसलेस फील करना तो लाजमी है। जेनजी इकलौती ऐसी जनरेशन है जिसमें एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। अगर कोई किसी थॉट को फॉलो कर रहा है तो उसे एक्सट्रीम लेवल पर फॉलो करेगा। जो घूमने में विश्वास करता है तो वो घूम ही रहा है। जो हार्डवर्क करना चाहता है तो फिर वो दिन रात काम ही करते जा रहा है। जो फिटनेस फ्रीक हो गया है तो उसे वो कुछ और सूझेगा ही नहीं। जो सच्चे प्यार में विश्वास करेगा वो अपने पार्टनर के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेगा। जो नहीं विश्वास करेगा वो हुकअप्स ही करता रहेगा। जेनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें एवरेज आउट करना नहीं आता और लाइफ किसी भी एक्सट्रीम पर नहीं जी जा सकती। लाइफ चीजों को बैलेंस करने का नाम है और आपका पर्पस इसी बैलेंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसलिए मेरे सभी जेनजीज से रिक्वेस्ट है कि वो स्मार्टफोन के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और अपने लिए अपना पर्पस खुद चूज करें, ना कि किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर के कहने पर। नंबर 3, लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि एज ए स्पीशीज इंसानों ने कैसे सरवाइव किया होगा? ना तो हमारे पास बड़े बड़े नाखून हैं, ना हम चीते की तरह तेज दौड़ सकते हैं, ना कोई खतरनाक शार्प दांत हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास डेवलप्ड ब्रेन है, लेकिन जब जंगल में शेर सामने आएगा तो दिमाग यूज करने से पहले ही वो आपका काम तमाम कर चुका होगा। इंसानों के सरवाइव करने का एक ही मेन रीजन है कम्युनिटी सेटअप। लोगों ने ये देखा कि बचना है तो साथ रहना पड़ेगा, रिसोर्सेज शेयर करनी होगी, साथ रहकर सोचना होगा, और इस तरह एक इंसान जो फिजिकली सबसे कमजोर था वो इस प्लैनेट का लीडर बन गया। इसलिए हमेशा कहा जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमारे एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन आज कम्युनिटी केवल ऑनलाइन रह गई है। किसी खास मुद्दे पर ऑनलाइन बहस कर ली, थोड़ा प्रोपेगेंडा कर लिया, हो गया भाई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। रियल कम्युनिटी तो वो है जो आपका हाथ पकड़े और कह सके कि वी आर देयर फॉर यू। आपकी कम्युनिटी आपके आसपास के लोग हैं, आपका क्लैन, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, दोस्त, ये सब है, क्योंकि वो आपके करीब हैं। आप उन्हें देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन आपने कभी इस कम्युनिटी को एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक बार करके देखो, आपको रियल इन्वॉल्वमेंट और वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट का फर्क समझ आ जाएगा। भाई वैसे भी इंटरनेट पर कोई किसी का भला करने नहीं बैठा, सब केवल काम कर रहे हैं, इसलिए किसी भी चीज को पर्सनली मत लो। नंबर 4, द हुकअप कल्चर। जेनजी की बात हो और हुकअप कल्चर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जमाना था जब रोमांटिक रिलेशनशिप्स को सोसाइटी में माना ही नहीं जाता था। केवल मैरिज सिस्टम था जिसमें फैमिली क्रिएट की जाती थी और सब एक दूसरे के नीड्स पूरी करते थे। मोर और लेस सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पर चल रहा था। उसके बाद जमाना आया पहले शादी फिर प्यार का, फिर सिनेमा का दौर चला और लोग पहला प्यार, सच्चा प्यार और प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। मोर ओवर मिलेनियल्स यानी कि मेरे जैसे लोग इसे ही आइडियलाइज करके बड़े हुए, लेकिन जेनजी के आते आते सच्चा प्यार वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत कम हो गया और अब लोग द राइट पर्सन की तलाश करने लगे। एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप पर जंप करना, पार्टनर से हाई एक्सपेक्टेशंस रखना आम हो गया। वन नाइट स्टैंड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड जैसी चीजें ट्रेंड करने लगी। ऐसे में बार बार ब्रेकअप और पैचअप के प्रोसेस से गुजरने के कारण जेनजी इमोशनली ड्रेन्ड और स्टोन्ड हो गए। उनके मन में एक ऐसा खालीपन क्रिएट हो गया जो किसी भी चीज से भर नहीं पाता। वो रात भर 20 लोगों के ग्रुप के साथ पार्टी करके जब घर लौटते हैं तो खालीपन सा महसूस करते हैं। अगर वो किसी रिलेशनशिप में सेटल होना भी चाहे तो भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ट्रस्ट इश्यूज, इनकॉम्पिटेंसी और हाई एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी जेनजी के बीच मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक बड़ा रीजन है। नंबर 5, एडिक्शन। एक चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं, अमेरिका के सबसे फेमस एंटी एडिक्शन सेंटर के मुताबिक 24 साल से कम की एज सबसे ज्यादा वल्नरेबल है किसी भी एडिक्शन को पिक करने के लिए। शायद इसीलिए आज हमारे देश में 100 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 28% यूथ सब्सटेंस एडिक्शन का शिकार है। इंडिया टुडे के सर्वे की बात करें तो 75% यूथ ने यह माना है कि उन्होंने 21 साल का होने से पहले ही किसी न किसी तरह का नशा किया है। उसी रिसर्च में बढ़ते एडिक्शन रेट के 3 मेन रीजंस भी दिए गए हैं। पहला है पीयर प्रेशर। यार तूने आज तक सिगरेट नहीं ट्राई की, क्या आदमी है, मर्द बंद मर्द। यकीनन आप सभी ने ये शब्द सुने होंगे। आजकल तो एक नया ट्रेंड है, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। लड़कियां भी सब कर सकती हैं, नशा भी। और इसी तरह जेन जी अपनी कम्युनिटी में फिट होने के लिए या खुद को स्टड साबित करने के लिए इन चीजों को ट्राई करते हैं और फिर एडिक्टेड हो जाते हैं।
दूसरा बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये एक विशियस साइकिल है। आपको डिप्रेशन होगा, उसे भुलाने के लिए आप शराब, स्मोकिंग और ड्रग्स का सहारा लोगे। फिर जैसे ही आप नशे से बाहर आओगे, आपको और डिप्रेशन फील होगा। इस तरह आप कभी इस ट्रैप से बाहर ही नहीं आ पाओगे। यही रीजन है कि कई यंगस्टर्स इस ट्रैप में कुछ ऐसा फंसते हैं कि इससे बाहर आने की जगह उन्हें मरना ज्यादा आसान लगता है। तीसरा और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रीजन है बोर्डम। आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक इंसान दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि उसको तरह तरह की फ्रीडम चाहिए। इसलिए ज्यादातर जेनजीज अकेले रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे में बोर्डम को दूर करने के लिए भी लोग एडिक्शन का सहारा लेते हैं। 2 पैग लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया और सो गए, पर देखते ही देखते कब आपको उसकी लत लग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 5, चेंज्ड पेरेंटिंग स्टाइल। उड़ती पतंगे, शाम ढलने तक दोस्तों के साथ क्रिकेट और दिन दिन भर गलियों में घूमना। आज के बच्चों ने कहाँ देखा है ये अल्हड़ बचपन। जैसे जैसे दुनिया मटेरियलिस्टिक हुई, बच्चों को पालने का ढंग बदलने लगा। पेरेंट्स 1 या 2 बच्चे रखने लगे। अब ये बच्चे इतने पैम्पर्ड होते हैं कि माँ बाप इन्हें आंखों से दूर ही नहीं जाने देते। इस तरह की पेरेंटिंग को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं और सभी जेनजीज ऑलमोस्ट इसी स्टाइल में पले बड़े हैं कि उन्हें घर में ही रहना है, कहीं जाओ भी तो माँ बाप के साथ। ऐसे में घर में रहकर उनके पास टाइम पास का एक ही जरिया होता है, टीवी, मोबाइल या लैपटॉप। और इस तरह उनकी अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स और सोसाइटी से बड़ा रोल टेक्नोलॉजी ने प्ले किया है। तो कहीं ना कहीं गलती ओल्डर जनरेशन की भी है। जेनजी की सभी प्रॉब्लम्स का ब्लेम हम केवल उन पर ही नहीं डाल सकते। नंबर 6, द प्रॉब्लम इन क्रक्स। तो बेसिकली जेनजीज की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के बदलते माइंडसेट का नतीजा है। इस जनरेशन से पहले कभी किसी ने भी इंफॉर्मेशन का इतना वास्ट और फास्ट फ्लो नहीं देखा था। इसलिए इसे हैंडल करने में सभी जनरेशंस को इनकी मदद करनी चाहिए। बजाय कि इन्हें डूम्ड, केयरलेस और बर्बाद जनरेशन का टैग देने के, ये इंश्योर करना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी और रियलिटी के बीच में बैलेंस बनाना सीख सकें। क्योंकि अब से टेक्नोलॉजी ही हमारी लाइफ का न्यू नॉर्मल है और हमें इसका मास्टर बनना सीखना होगा, वरना बड़ी ही आसानी से ये हमें अपना स्लेव बना लेगी।